अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं अभी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, जिनमें एनर्जी लेवल दोनों एटम का बिल्कुल सेम ही होता है। अब तक हमने जो बात की वो फर्स्ट पीरियड की बात की थी। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, इसलिए हमने हाइड्रोजन और हीलियम को डिस्कस किया था। अब हम आते हैं सेकंड पीरियड की तरफ। सेकंड पीरियड में आपके एस ऑर्बिटल भी होते हैं वैलेंस शेल में, और पी ऑर्बिटल भी होते हैं। इसलिए अब हम एस और पी दोनों को दोनों वैलेंस शेल के एस पी ऑर्बिटल को मिलाकर एक नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और सबसे पहले हम एनर्जी के हिसाब से इसे अरेंज करेंगे। और इनमें जो मॉलिक्यूल हमारे आएंगे फर्स्ट पीरियड में वो आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो जाहिर है 2s दोनों का लो एनर्जी पर है, और ये 2s जब मिलेंगे आपस में तो वही जैसे पहले हमने हाइड्रोजन और हीलियम में देखा कि वो एक 2s बॉन्डिंग बनाएंगे और 2s nd बॉन्डिंग। और ये क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है तो इसे हम सिग्मा ऑर्बिटल कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ क्योंकि p ऑर्बिटल्स भी आ रहे हैं, और p ऑर्बिटल्स जब एक एक्सिस पर कंबाइन होंगे तो अगर वो x एक्सिस है तो px तो लीनियरली कंबाइन होंगे, लेकिन py pz लीनियरली कंबाइन नहीं होंगे। तो यहाँ अब हमारे दो तरह के ऑर्बिटल आ गए। एक वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हैं जिन्हें हम सिग्मा ऑर्बिटल कहते हैं, जो 2s और 2s की ओवरलैपिंग से और px और px की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। और py और pz जो लीनियर नहीं रहे वो अब जो है वर्टिकल हो गए हैं एक्सिस से, वो जब कंबाइन होंगे तो वो अलोंग द एक्सिस नहीं होंगे बल्कि अराउंड द एक्सिस होंगे, और ये कहलाते हैं पाई ऑर्बिटल्स। तो अब इस केस में हमारे पास दो तरह के ऑर्बिटल आ गए हैं, सिग्मा और पाई। उनमें फिर मज़ीद दो किस्में हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की। तो अब सबसे पहले हम लिथियम के लिए अगर फर्स्ट कर लें कि अरेंज कर रहे हैं तो 2s हमने रखा यहाँ पर, और उसके बाद 2p उसके ऊपर आएगा। पहले मैं आपको बगैर इलेक्ट्रॉन के डायग्राम समझा देती हूँ कि जो सेकंड पीरियड है जनरल पीरियड, उसमें 2s और 2p है। 2s लो एनर्जी पर, फिर आपके 2p हाई एनर्जी पे जाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड पर भी, क्योंकि ये होमोन्यूक्लियर है, दूसरा एटम भी वही एनर्जी का होगा, तो 2s आपका लो एनर्जी पर और 2p हाई एनर्जी पर होंगे। सबसे पहले सबसे लो एनर्जी पे जो बनेगा वो सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब लीनियर ओवरलैपिंग px की हो रही है तो सिग्मा 2px बनेगा आपका। वो सिग्मा होगा क्योंकि वो लीनियर ओवरलैप कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही py pz उसी एनर्जी लेवल के मौजूद हैं, तो वो अलोंग द एक्सिस दो पाई ऑर्बिटल बनाएंगे, और वो दोनों पाई एक ही एनर्जी लेवल के होंगे। इसलिए ये पाई बॉन्डिंग py और पाई pz जो है दोनों पाई हैं और एक ही एनर्जी लेवल पर हैं। और जब ये बॉन्डिंग बनाएंगे तो साथ ही इनके एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे। जो ये जितने लो एनर्जी पर आए हैं p के एटॉमिक ऑर्बिटल से, इनके एंटी बॉन्डिंग p के एटॉमिक ऑर्बिटल से उतने ही हाई एनर्जी पर जाएंगे, और वो p दोनों जो हैं फिर इक्वल एनर्जी के होंगे। तो फिर हमारे पास पाई py और पाई pz जो है वो एक एनर्जी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। और फिर px जो लो एनर्जी पर था, जितना वो p से लो एनर्जी पर था p के एटॉमिक ऑर्बिटल से, उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही हाई एनर्जी पर जाएगा, और वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। अब इसकी जब एनर्जी लेवल हम लिखें, जैसे मैंने लिख दिया कि सिग्मा 2s सबसे लो एनर्जी पर, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर सिग्मा 2px, फिर पाई 2py, और इक्वल एनर्जी पर पाई 2pz, फिर पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और उसके इक्वल एनर्जी पर पाई 2pz, और फिर सबसे हाई एनर्जी पर आपका आएगा सिग्मा स्टार 2p x। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बारी बारी फर्स्ट पीरियड के तमाम एलिमेंट पर। सबसे पहले हम लिथियम 2 की बात करेंगे, जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होते हैं। और अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2s2 में जाएंगे, बॉन्डिंग में जाएंगे, और बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 निकलेगा। इसी तरह हम अगर बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, s से बनने वाले 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, और 2 सिग्मा बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। इस तरह बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0 हो गया।
ये दोनों तो बिल्कुल आसान सी चीज़ हैं, जो ऊपर मैंने डायग्राम आपको समझाई, उसमें आप ये इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। पहले केस में दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, दूसरे केस में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। अब हम आते हैं बोरॉन और कार्बन की तरफ। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हमारा केस शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। अच्छा, अब आपने बोरॉन और बोरॉन का मॉलिक्यूल अगर बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के 2s के पास हैं और 2 2p के पास हैं। और जब हम इन सब 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे, तो ये हमारी अरेंजमेंट होगी 2s बॉन्डिंग 2 और एंटी बॉन्डिंग में भी 2, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2px में जाएंगे। इसी तरह जब हम कार्बन की अरेंजमेंट करेंगे, तो कार्बन में भी ये सब मिलेंगे, और जब आप इन 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे, तो 2 सिग्मा 2s में, 2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 4 हो गए, 2 px में, और जो 2 बाकी बचे हैं, क्योंकि पाई पी वाई और पाई पी जेड दोनों इक्वल एनर्जी के हैं, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ एक बड़ी ख़ास बात क्रिएट होती है। अब तक हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन फिल किए, सब पेयर अप हो गए थे। कार्बन पे जब हम पहुँचे, तो हमने देखा कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कभी भी बॉन्ड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते थे, सब पेयर होते थे, जब ही बॉन्ड बनता था। अच्छा, इसलिए जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम पढ़ते हैं, तो यहाँ हमारे पास 2 केसेस होते हैं। एक कहलाता है पैरामैग्नेटिज्म और एक कहलाता है डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि आपके मॉलिक्यूल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं मॉलिक्यूल में। और डायटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि उस मॉलिक्यूल में कोई अनपेयर्ड मॉलिक्यूल नहीं है। अब तक ऊपर से जितने मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर रहे थे, वो डायटॉमिक थे। यहाँ कार्बन पे आके हमें पता चला कि मॉलिक्यूल पैराटॉमिक भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन एक बड़ी ख़ास बात ये है कि पैरा अटॉमिक मॉलिक्यूल बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं रहने देते, जबकि डायटॉमिक मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, वो हमें एलिमेंटल फॉर्म में चीज़ें मिल जाती हैं। आपने देखा होगा कि कानों से हम बाज़ चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं, लोहा है, आयरन है, बहुत सी मेटल, लेकिन आपको कभी कान से सोडियम मेटल नहीं मिलेगा। सोडियम हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। तो बाज़ चीज़ें बड़ी रिएक्टिव होती हैं, वो आपको कभी एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलती, और बाज़ बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होती। कार्बन कार्बन को हम, कार्बन की बड़ी कानें हैं, हम कार्बन निकालते हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कार्बन अगर पैरामैग्नेटिक है, तो क्यों इतना अनरिएक्टिव है कि हर जगह कोयला पाया जाता है, मिल जाता है हमें कोयला, हीरे की फॉर्म में भी, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये डायमैग्नेटिक है। इसके बरखिलाफ बोरॉन जो है, वो कभी आपको एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलेगा। आप बोरॉन के रिएक्शंस भी नहीं कर सकते ओपन एयर में। उसके लिए हमें बहुत ही ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। हम अंडर नाइट्रोजन उसे जब भी उसको स्टडी करते हैं, इट इज़ वेरी रिएक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि बोरॉन डायमैग्नेटिक नहीं है। यहाँ हमें इस मसले को हल करना है। ये सिर्फ फर्स्ट सेकंड पीरियड की बात है, आगे कहीं ऐसा नहीं होता। सेकंड पीरियड में यहाँ बोरॉन और कार्बन रिवर्स हो जाते हैं। कार्बन इज डायमैग्नेटिक, वाइट बोरॉन इज पैरामैग्नेटिक। अच्छा, अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये रिएक्टिव है और नॉन रिएक्टिव है। अच्छा, अब दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपकी configuration shows that carbon is a paramagnetic molecule because it has 2 unpaired electron, one into pi 2py, one in pi 2pz. But general characteristic of C2 show that it is a diamagnetic while B2 is paramagnetic. However, in molecular orbital configuration, it is diamagnetic. अच्छा, अब डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल आर लेस रिएक्टिव, ये जो मैंने आपको सबको बता दिया, इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? दिस कैन बी एक्सप्लेन इन सच अ वे। किस तरह? हाँ, अच्छा, अब यहाँ मैंने एक आपको बोरॉन की डायग्राम दी है। उसमें आपने देखा कि जो हमने यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली उसको डायमैग्नेटिक करने के लिए ये की कि हमने ऊपर तो नॉर्मल है, जिसमें कि आपका बोरॉन डायमैग्नेटिक बन रहा है 2s, सिग्मा 2s में, सिग्मा 2 स्टार 2s में, और सिग्मा 2px में। लेकिन नीचे मैंने एक डायग्राम इसी की थोड़ी सी चेंज करके बनाई है। यहाँ हमने क्या किया है
कि 2s तो वैसे ही रहे, लेकिन पाई 2p y और पाई 2p z लो एनर्जी पर आ गए हैं और सिग्मा 2px ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बजाय दो इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा 2px में जाने थे, अब वो सिग्मा 2py और सिग्मा 2pz में गए हैं। बिल्कुल यही केस हमने कार्बन के साथ किया। कार्बन नॉर्मल कंडीशन में तो वो पैरामैग्नेटिक था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन फिर इस डायग्राम को थोड़ा सा जब हमने चेंज किया तो वो 4 इलेक्ट्रॉन पाई 2py और पाई 2pz में पेयर्ड हो गए और इस तरह वो डायमैग्नेटिक हो गया। ऐसा क्यों किया ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। पहली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2px2 बोरॉन की, लेकिन दूसरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2py1 इज इक्वल टू पाई 2pz। यहाँ ये चीज़ देखिए कि 2px जो ऊपर हमारा था 2px और उसके ऊपर थे 2py और 2pz, इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम कहते हैं डेल्टा ई। यानी 2px लो एनर्जी पर, py और pz हाई एनर्जी पर, ये दोनों के दरमियान एक एनर्जी डिफरेंस है, वो है डेल्टा ई। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन जब आके 2px में पेयर होता है तो उसको एक पेयरिंग एनर्जी भी चाहिए होती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेल्टा ई इज़ वेरी लो। इस केस में अगर पेयरिंग एनर्जी हाई है और डेल्टा ई कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होना पसंद करता है, पेयर होना पसंद नहीं करता। ये बात समझ में आ रही है ना कि अगर px और पाई के दरमियान, पाई 2py और pz के दरमियान डेल्टा ई बहुत ही कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब px में आया और उसे पेयर करना पड़ रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, और पेयर होने के लिए उसे कुछ एनर्जी चाहिए क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, और वो एनर्जी जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि वो ऊपर जाके अनपेयर हो जाए, तो वो फिर पेयर अप नहीं होता, वो ऊपर जाके अनपेयर हो जाता है। और जब वो ऊपर चले जाते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर है कि वो लो एनर्जी पर आ जाते हैं और px ऊपर चला जाता है, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो लो एनर्जी पर चला जाएगा। ये बिल्कुल जैसे सिंपल एक मिसाल मैं आपको तराजू की दे दूं कि दोनों तराजू के पलड़े अगर बराबर हैं लेकिन जिसमें एक चीज़ चली जाएगी वो नीचे आ जाएगा, तो py और pz जो हैं वो फिर आपके लो एनर्जी पर आ गए हैं और आपका px ऊपर चला गया है। और यही केस बिल्कुल कार्बन के साथ भी हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन जब px में चार इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके जब, यानी इसके बाद आपका तमाम कॉन्फ़िगरेशन आपकी बोरॉन के बाद इसी तरह चलेगी कि px और py आपके पाई जो है वो py और pz जो पाई हैं वो नीचे हो जाएंगे और px आपका ऊपर हो जाएगा। इस सूरत में कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन पाई में आके पेयर्ड अप हो गए। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नई जो बनेगी सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2py2 बिल्कुल बराबर एनर्जी पर सिग्मा पाई 2py2 और पाई 2pz2। तो उसके दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं py के भी पेयर हैं, pz में भी पेयर हैं, तो कार्बन इज अ डायमैग्नेटिक एलिमेंट एंड आपका बोरॉन जो है वो पैरामैग्नेटिक एलिमेंट है। तो ये नीचे भी आप देख लें कि जो px py नीचे आ जाते हैं और फिर आपका सिग्मा जो है वो 2px ऊपर चला जाता है। अच्छा, तो ये केस हो गया आपका। अब उसके बाद आप नाइट्रोजन पर आ जाते हैं। यहाँ तो हमें कोई मसला नहीं है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का, लेकिन यहाँ आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हर ऑर्बिटल, हर बॉन्डिंग ऑर्बिटल को उन्होंने फिल किया हुआ है, पाई 2py को भी, पाई 2pz को भी, सिग्मा 2px को भी, और बाकी एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आता है और वो है 3, और 3 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि इट इज़ अ वेरी वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, और इसलिए नाइट्रोजन गैस जो है ये इनर्ट गैस भी कहलाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम इस नाइट्रोजन को एज अ इनर्ट गैस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अक्सर हम जो अभी मैंने बोरॉन के लिए आपको बताया कि हम नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में उसे काम करते हैं क्योंकि इनर्ट एटमॉस्फेयर हमें चाहिए होता है। तो आपको इसकी जो वजह आप बताएंगे वो यही कि क्योंकि N2 के दरमियान हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पाया जाता है और वो है 3। अब ऑक्सीजन पर आ जाइए, फिर आपके पास 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन अब जाहिर है कि एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, और कौन से एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे,
और दोनों क्योंकि बराबर हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग पी वाई और पाई एंटी बॉन्डिंग पी जेड, तो दोनों में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस तरह ये एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। और पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होने की वजह से ऑक्सीजन बड़ी रिएक्टिव है। आपको पता है कि ऑक्सीजन, हर चीज़ जो है बगैर ऑक्सीजन के कोई चीज़ भी नहीं रह सकती। तमाम रिएक्शंस के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है। लेकिन थोड़ी सी कंपैरिजन बोरॉन और ऑक्सीजन की ये है कि बोरॉन एक तो गैस नहीं है, हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता रिएक्शन के लिए। दूसरी बात यह है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो वो फ़ौरन डिकम्पोज हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो वो अपनी गैसियस फॉर्म में रहते हुए भी रिएक्टिव है। और इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, जबकि बोरॉन के जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में हैं। तो बोरॉन B2 जो है वो रिएक्टिव तो है लेकिन अनस्टेबल है, ऑक्सीजन रिएक्टिव है लेकिन स्टेबल है। उसके बाद आप F2 और Ne2 के आप बड़ी आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल जा सकते हैं, क्योंकि जब F2 में हम जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर, और वो दोनों एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर एक कम हो जाएगा, इसलिए इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। और जब हम नियॉन में जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1 और नियॉन का 0, और इसीलिए ये 0 ग्रुप कहलाता है। इसके तमाम एलिमेंट का बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें तो 0 आता है, और इस वजह से ये एटॉमिक गैसेस हैं, मॉलिक्यूलर गैसेस नहीं हैं।